तो दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का हिंदी कोर है उसका चैप्टर नंबर 2। मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि चैप्टर 2 जो आलोक धनवा ने लिखा है, जिसके बारे में उसके बारे में आज हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जो हो गया हमारा पतंग। एकदम एक बच्चों की तरह मैं आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें हिंदी कोर में अच्छा खासा मार्क्स उठाना है तो आपको चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चैप्टर को नहीं समझते हैं तो फिर आपका मार्क्स आप ज्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि आप चैप्टर नहीं समझेंगे फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ना ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूं पतंग, जो हमारा चैप्टर है जिसका राइटर आलोक धनवा जी। इसका पूरा का पूरा हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसी के साथ में अगर बताते चलो मेरे दोस्तों कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर हमें पहले बेहतर तरीके से क्लास 12 में अच्छे खासा मार्क्स उठाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आपको जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होगी। इनमें से आपको आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करना चाहिए। 399 रुपया में आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट रखा है ऑल सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं उस कोर्स को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद ले। अब आते हैं सर हमारा आलोक धनवा के बारे में। हम लोग स्टार्ट आलोक धनवा कि एक्चुअली जन्म कहाँ हुई है। तो सबसे पहले मैं लेके चलूं जो हमारे आलोक धनवा है, इसकी जन्म होती है 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में। आपको आलोक धनवा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं तो उनके बारे में जन्म और उनका जो प्रमुख रचनाएं हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उठा उठा के यही से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारे आलोक धनवा है जिसने पतंग को लिखा है, पतंग कविता को, तो याद रखिएगा उनका जो जन्म होती है बिहार के मुंगेर जिले में इसकी जन्म होती है। इसके प्रमुख रचना की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रमुख रचना बहुत सारे हैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें से जैसे दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, पहली कविता, निशा निमंत्रण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है निशा निमंत्रण और जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है। रोज होगा यहाँ पे गलत लिखा भाई, रोज रोज बनती है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ सही कर लेंगे, रोज बनती है। ये चार जो है ना बहुत बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। तो ये आप लोगों को छोटा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन था हमारे राइटर के बारे में जिसका नाम था आलोक धनवा। स्टोरी को समझिए, अगर स्टोरी को नहीं समझते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। अब पूरा ठान लीजिए कि इस बार हमें पार करके दिखाना है, ठीक है ना। आते हैं सर, जो एक पोयम लिखी है, कितना बेहतर तरीके से उन्होंने एक पोयम लिखा है, बहुत मजेदार स्टोरी है। और ये कविता के माध्यम से जो बच्चे हैं किस तरह से बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं हमारे आलोक धनवा जी, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। देखिए, सबसे तेज बौछारों गई भादो, बौछारों का मतलब होता है बहुत जबरदस्त बारिश होना, ठीक है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, आपको पता होगा कि खरगोश की आंख कैसी होती है, नीला सा। शरद आया, ठंडी का मौसम, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जैसे हमारे ठंडी का मौसम हो या बरसात के मौसम पे हो। जब बच्चे को बरसात के मौसम में जब बच्चे साइकिल निकालते हैं, कितनी छांव होती है, ठंडे ठंडे हवाएं आती है, बच्चे साइकिल निकालते हैं और घंटे को बजाते हुए एक दूसरे को आवाज देती है, अरे सोनू मैं निकल गया, अरे मोनू मैं निकल गया, सीता तुम भी आ जाओ, मैं हम लोग साथ चलेंगे तालाब को देखने के लिए। इस तरह से हम लोग भी बचपन में कर चुके हैं ना। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। और पतंग जो है इतना मुलायम बनाया जाता है कि पतंग जैसे ऊपर उड़ सके। ये तो मैं अभी एक कविता बना रहा हूं, इसके बारे में अभी मैं पोस्टमार्टम करूंगा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, किसकी शुरू हो सके सिटियां किलकिलारी और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यह है हमारे आलोक धनवा जी का द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध कविता, जो हम लोगों को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहना चाहा है। देखिए, उन्होंने बताया है क्या कि कवि कहते हैं, यानी हमारे आलोक धनवा जी कहते हैं कि भादों के महीने, आप सभी को पता है कि भादर के महीने के बाद हमारे बरसात शुरू हो जाती है और भादर के महीने से पहले भी बरसात आती है। कभी कभी भादर के महीने में भी हम लोग को बरसात होते हुए दिखाई दिए हैं। तो भादों के महीने के समाप्त होते ही तेज वर्षा की बौछार समाप्त हो गई। भादो महीना से पहले पहले बहुत जबरदस्त बारिश होती है, जिस समय धान की रुपाई होती है।
क्योंकि अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे ऋतु परिवर्तन हो रही है। अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, अब ठंडे मौसम का आगमन हो रही है। भाद्र महीना के बाद धीरे धीरे हमारे ठंडे मौसम की शुरुआत होती है। शरद ऋतु का आगमन खरगोश की लाल आंखें जैसे अत्यंत सुंदर एवं मन भाव है। और कहता है जैसी शरद ऋतु आती है, कवि ने जो हमारे आलोक धनवाल जी है, उन्होंने जो हमारे शरद ऋतु है इसकी तुलना खरगोश के नीली सी आंखों जैसे किया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे ठंडी के मौसम आती है, यानी शरद ऋतु का जैसे आगमन होती है, खरगोश की लाल आंख जैसे हमें महसूस होती है। शरद ऋतु अपने चक्र रूपी पुल को पार कर 1 वर्ष उपरांत पार कर फिर आई, और कहता है शरद ऋतु फिर से 1 साल के बाद, जैसे 2023 में आया तो 2024 में फिर से अभी हम लोग का शरद ऋतु आने वाले हैं, तो 1 साल बाद फिर से वो आते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज तेज लाकर जोर से घंटी बजाकर सभी को हटाते हुए आ गए। और शरद ऋतु जब आते हैं तो ऐसा फील होता है कि तेज से घंटी बजाकर जोर जोर से साइकिल चला करके और सारे लोगों को हटने के लिए कह रहे हैं, और कह रहा है कि मैं शरद ऋतु तो आ गया रे, मैं तो शरद ऋतु हूं, मैं तो आ गया हूं, तुम लोग सब साइड हो जाओ, ये कहता है हमारा। ठीक है, शरद ऋतु का आगमन होते ही ऐसा लगा जैसे शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रही है। और शरद ऋतु आते ही, शरद ऋतु मतलब ठंडी के मौसम, और ठंडी के मौसम में तो मैं तो जी भर के पतंग उड़ाया हूं अपने बचपना पे। तो कहता है पतंग तब बच्चे उड़ाते जब शरद ऋतु की आगमन होती है। हमारे कवि कहते हैं बच्चे पतंग उड़ा सके इसलिए शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम बना दिया, और बच्चे पतंग उड़ा सके इसलिए शरद ऋतु ने, जो हमारे ठंडी के मौसम ने आकाश को पूरा का पूरा मुलायम बना दिया। पतंग उड़ाने वाली दुनिया में सबसे हल्की और रंगीन चीज है, और पतंग उड़ाने वाली दुनिया में सबसे रंगीन और हल्की चीज है। दुनिया का कहता है कि अगर कोई चीज में से हल्की चीज है तो हमारे पतंग, जो बिल्कुल रंगीली है और हल्की चीज है, और हमें उसे उड़ते हुए देखने में हमें अच्छा लगता है। जिसका कागज अत्यंत पतला होता है, और जिसका कागज अत्यंत पतला सा होता है, बारीकी कागज से यह निर्माण होती है पतंग, और जो बांस की सबसे पतली कमाने से पतंग के रूप में बना होता है। और कहता है कि जो हमारे बांस है, पतंग जो है मेरे दोस्तों, अलग धर्मा कहते हैं कि बांस के छोटे छोटे कमाने से पतंग का निर्माण किए जाते हैं, और इसे बारीकी एक धागे से बांध दिए जाते हैं, और धागे से बांध देने के बाद इसको बच्चे उड़ाते हैं एकदम आसमान पे। ठीक है, आगे कहते हैं सबसे पतली कमाने से पतंग के रूप बना होता है। बच्चे द्वारा आसमान में पतंगे उड़े जाने पर उड़ती है। काटे पतंग को देखकर सिटिया किलकारारी की बाल सुलभ ध्वनि चारों ओर सुनाई देती है। और कहता है कि जैसे उड़ती पतंग को अगर पतंग से पतंग को काटा जाता है तो सारे बच्चे कितने चिलचिलाते हैं, कितने किरकिरिया होती है, अरे देखो देखो उसके पतंग को मैंने काट दिया, कितना आवाज आती है, कितना खूबसूरत नजारा होती है। एक साथ 5-5 पतंग उड़ रही है, उनमें से एक पतंग को काट दिया जाता है तो कितना खूबसूरत नजारा होगी। वह पतंग उड़कर किधर चले जाते हैं किसी बच्चों को भी पता नहीं चलता है। बच्चे की बाल सुलभ भावनाओं की अभिव्यक्ति तितलियों के समान है, और बच्चों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल एकदम तितली के समान है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, पृथ्वी में घूमी हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चल आते हैं डाल की तरह लचीले वेग में, अक्सर छातों के खतरनाक किनारों तक। अब बताइए, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पतंग उड़ाते हैं तो अक्सर उड़ाने में मजा कब लगता है पता है? जब हमारे पास एक छत हो और छत पे जाकर हम जब पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग और ऊपर उड़ती है। लेकिन हमारे कहानी के मुताबिक हमारे आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे ये भी नहीं देखते हैं कि उस छत के अंदर में बाउंड्री क्या हुआ है या नहीं, बस बच्चों को एक छत चाहिए। बच्चों को ये भी फिक्र नहीं होती है, वो इतने घुलीन हो जाते हैं, इतने सलूबल हो जाती है उस पतंग को उड़ाने में कि उसे पता भी नहीं चलता है कि उस छत पे बाउंड्री क्या हुआ है या नहीं। छतों के खतरनाक किनारों तक
उस समय गिरने से बचता है। उन्हें सिर्फ उन्हें उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों को धड़काते ऊंचाई उन्हें थाम लेती। महज एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। और कहता है पतंग के साथ साथ वो बच्चे भी उड़ रहे हैं। कहाँ पे? जब वो आसमान से जब वो छत से गिर जाते हैं। अब देखिए हमारे जो आलोक धनवा जी है कितना अच्छी बात कही है वो, कि कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जन्मजात कपास जैसे कोमल भावनाओं को मन में संजोए रहते हैं। और कपास, जैसे कपास है ना भाई, तो कपास को जैसे हम लोग छूते हैं तो स्पंज टाइप का लगता है, तो कभी जो हमारे बच्चों का तुलना करती है कपास से। कपास जिस तरह से मुलायम लगती है, इसी तरह से छोटे छोटे बच्चों का दिल एकदम मुलायम जैसा लगता है। और वो सिर्फ उनका ध्यान होती है कि मुझे पतंग को उड़ाना है, मुझे पतंग को उड़ाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उनको कितने बार लोग समझाते हैं लेकिन वो बात को नहीं सुनते, फिर भी वो पतंग को उड़ाने में लग जाते हैं। पृथ्वी में घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती है, और पृथ्वी में घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चों निरंतर बेचैन रहते हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चे निरंतर का मतलब प्रयास करते करते वो बेचैन रहते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे होश हवास खोकर टूटी पतंग को पकड़ने के लिए छत पर दौड़ते हैं। और जब भी पतंग उड़ाते हैं बच्चे, और जब कोई पतंग टूट जाते हैं तो बच्चे दौड़ कर जाते हैं छत के ऊपर, और बच्चों बेहोश का मतलब मेरे दोस्त बेहोश मतलब होश हवास से नहीं है, बेहोश होकर वो क्या करते हैं? टूटी पतंग को पकड़ने के लिए छत पर जाकर दौड़ लगाते हैं। उन्हें छत भी नरम लगती है, और उन्हें छत भी नरम लगती है। दिशाओं को मृदंग के समान मानकर चारों ओर छत पर पतंग उड़ाते हुए घूमते हैं। जब वे पतंग को ऊंची उठाते हैं तो डोर द्वारा पतंग के पेग भरते जाते हैं। जैसे वो डोर के द्वारा पतंग को ऊपर उड़ाते हैं, जैसे पतंग को ऊपर उड़ाते हैं तो वो पतंग को ऊपर उड़ाते उसके डोर भी ऊपर उड़ने लगते हैं। उनके पतंग डोर रूपी ढाल पर आसमान की ओर ऊंची उठती जाती है। वो जितना डोर को छोड़ते हैं वो आसमान की ओर उतना उड़ती जाती है। वे पतंग को पेग भरते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंचा जाते हैं। उनके शरीर को रोमांचित जोश ही उन्हें उस खतरे से बचा लेती है, और उनको अगर जोखिम भी हो जाती है ना बच्चों को, फिर भी उन्हें एहसास नहीं होती है, क्योंकि उनका नशा सिर्फ पतंग को उड़ाने में है। उसकी नशा किसमें है? सिर्फ पतंग को उड़ाने में है। पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई एक हाथ के धागे के सहारे बच्चों और पतंग को आपस में पकड़े रहते हैं। एक हाथ में धागे को और पतंग को पकड़े हुए रहते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपने बालसुलभ भावनाओं की उड़ान के सहारे निरंतर ऊंचे उड़ते जाते हैं। अर्थात पतंग की उड़ान के समान ही बच्चों की कल्पनाएं भी निरंतर उत्पन्न होती है। यह था हमारा आलोक धनवा जी का कहानी। अगर वे कभी गिरते छत को खतरनाक किनारे से और बच जाते तब तो वो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। कहता है कभी हमारे आलोक धनवा जी, बहुत मजेदार स्टोरी है। मैं सारा क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाऊंगा, बस पैसेंस बनाकर रखिए, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए मेरे दोस्त कि यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, कभी कहते हैं कि अगर वे बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों से गिर जाए और बच जाए तब वे और दुगने निडर हो जोश से नई कल्पनाएं करने लगते हैं। हमारे कवि कहते हैं कि अगर कोई बच्चे कभी पतंग उड़ाते हुए छत से या छत के खतरनाक किनारे से गिर जाएं तो बच जाएं, गिरते हुए अगर बच जाएं, जैसे पतंग उड़ा रहे हैं अगर गिरते हुए अगर वो बच जाएं तो दुगने निडर और जोश से नई कल्पनाएं लाती है। और कहता है मैं बच गया हूं, उसके अंदर में और हिम्मत आ जाती है और कहता है मैं उड़ा के रहूंगा इस पतंग को यहां से। पृथ्वी में तेज से घूमते हुए उनके बेचैन पैरों से छूती है। अर्थात बच्चे अपनी निरंतर कल्पनाओं की पूर्ति के लिए बेचैन होकर साहपूर्ति ऊंची उड़ान भरते हैं। खतरों से सामना करने का उनका साहस बढ़ता चला जाता है और खतरों से लड़ने के लिए उसके अंदर में क्षमताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। यह हमारे आलोक धनवा का याद रखेगा पूरा का पूरा हमारा थ्योरी लेक्चर था। अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो बताइए जरूर, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट